हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सेफ होंगे। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जितना हमने पढ़ रखा है उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ लिया है एसिड्स के बारे में। तो आज हम एसिड्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नियर अबाउट 13 क्वेश्चन हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमने कहाँ से लिए हैं? ये क्वेश्चन हमने आपकी NCERT बुक से लिए हैं और NCERT एग्जाम्पलर से लिए हुए हैं। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। यानी जो हमारा दही है और खट्टे सब्सटेंस हैं उनको हम लोग ब्रास और कॉपर, पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? तो इसके पीछे जो वजह है वो बहुत ही बेसिक है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या रख रहे हैं? कर्ड। कर्ड मतलब दही। दही जो हमारा है वो कैसा है? खट्टा है। और जो हमारा कर्ड होता है उसके अंदर एक एसिड होता है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। और आप सब लोग जानते हैं जो ब्रास है हमारा और जो कॉपर है, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही आपके मेटल्स हैं। तो दही में क्या है? एसिड है। कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड है। रख किस में रहे हम लोग? ब्रास और कॉपर में, मतलब मेटल में। और आपको पता है एसिड और मेटल जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? वो आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं साल्ट और दूसरा बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। तो जब हम कर्ड को, दही को कॉपर वेसल में रखते हैं तो ये एसिड और मेटल की आपस में रिएक्शन होती है जिससे साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। और ये जो साल्ट बनता है ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए हम लोग कर्ड को कॉपर या ब्रास के वेसल में नहीं रखते हैं। तो ये आपका बहुत ही आसान पहला क्वेश्चन था। और अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नोट करिए और उसका आंसर नोट कर लीजिए। चलिए तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल? इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? धातु के साथ, इसमें क्या कह रखा है कि अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी पढ़ाया, बिल्कुल अभी, जब मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड से तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, इवॉल्व होती है? आपको पता है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, कैसे आप जांच करेंगे, कैसे आप टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन है? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन गैस की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है और वो ये होती है कि जब इसको हम लोग बर्न करते हैं एयर में, हवा में जलाते हैं तो पॉप का साउंड आता है। तो ये पूरा आपका प्रैक्टिकल इसी पे बेस्ड है। यहाँ पे हमने क्या लिए हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स, ये आपके मेटल हो गए। हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें हमने डाल रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉरी डाल रखा है।
तो जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और उसको हम कहाँ ले जाएंगे, सोप सोल्यूशन में। सोप सोल्यूशन में क्यों ले गए हैं कि जब सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस जाती है तो उसके बबल्स बन जाते हैं। ये बबल जब ऊपर उठेंगे तो हम एक जलती हुई कैंडल लाएंगे, बर्निंग कैंडल लाएंगे और इन बबल्स के पास ले जाएंगे। तो ये बबल्स क्या होंगे, पॉप साउंड के साथ आवाज़ करेंगे, जलेंगे, तो हम फौरन पहचान जाएंगे जो गैस हमारी इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर आप इसकी लैंग्वेज को ब्रेक कर लेंगे, लैंग्वेज को समझ लेंगे, तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। आइए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence द गैस इवॉल्व्ड extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound form is calcium chloride. तो बस यहाँ क्वेश्चन समझिए, आपसे क्या पूछा है, केमिकल इक्वेशन। आपको क्या करना है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपको एक रासायनिक समीकरण लिखना है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, और इसमें हम लोग रिएक्शन किसकी किसकी करवा रहे हैं वो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी हमें क्या लेना है, एक लेना है मेटल कंपाउंड और उसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है, और इसी इक्वेशन को हमें लिखना है। अब इन्होंने हमें यहाँ पे कुछ क्लू दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो एक गैस इवॉल्व होती है और वो गैस क्या करती है, एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो आग बुझाने में काम आती है, तो वो हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन्होंने बता दिया है कि एक मेटल कार्बोनेट लीजिए और उसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाइए तो गैस बनेगी। गैस जो बनेगी वो क्या करेगी, वो जलती हुई मोमबत्ती को, बर्निंग कैंडल को बुझा देगी। तो ऐसी कौन सी गैस है जो आग बुझाने के काम में आती है, वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ये कैसे बुझाती है, क्या करती है। अब इसके अलावा कोई और क्लू दे रखा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। यानी इन्होंने कहा है कि आपका जो एक सब्सटेंस बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। यानी जो आपका साल्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। ये भी इन्होंने दे रखा है। अब आपसे ये केमिकल रिएक्शन पूछी है तो आप थोड़ा सा याद कीजिए कि हम एसिड की किससे रिएक्शन करवाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बने। तो आपको याद होगा कि जब हम एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाते थे, किससे करवाते थे, मेटल कार्बोनेट से, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती थी और क्या बनता था, और आपका वाटर बनता था। तो इधर का तो इक्वेशन बन गई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्होंने दे ही रखा है। अब सवाल उठता है कि मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया जाए, क्योंकि मेटल कार्बोनेट हमारे बहुत से हैं। क्या हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट ले लें NaCO3, कि हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, कि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट ले लें, तो कौन सा लें, उसका क्लू भी इन्होंने दे रखा है। क्या दे रखा है, CaCl2, हमारा क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आप इसमें से देख के मुझे बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोनेट हम लोग यूज करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ लिख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, क्या बनेगा, ये आपका सब बनेगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब आपके दोनों तरफ एटम कैसे होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, कैल्शियम के कितने एटम हैं, 1 बराबर कैल्शियम बराबर हो गया, ठीक है। अब
आपका क्लोरीन, अब यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन कितने हैं 1 तो कार्बन ही बराबर हो गया। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, इधर 3 हैं और इधर कितने हैं 2 और 1 3, तो ऑक्सीजन भी आपके बराबर हो गए। अब बचा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इधर कितने एटम हैं 1, इधर कितने एटम हैं 2, तो क्या करेंगे बराबर करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, तो ये आपका हो गया 2HCl। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए 2 हो गए, और क्लोरीन एटम भी कितने हो गए 2, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए। इसका मतलब आपकी इक्वेशन कैसी हो गई, बैलेंस। यहाँ पे 2 लगाने से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो आपकी समझ में आ गई होगी बात कि ये क्वेश्चन कितना आसान था। बस आपको एक केमिकल इक्वेशन लिखनी थी बैलेंस्ड, और आपको उसके लिए कुछ क्लू दे रखे थे, आपको उनको पहचानना था। बस ये एक पहेली की तरह था, ये बहुत आसान था। अब एक सवाल यहाँ पे आया है कि मैंने आपको बताया कि आग बुझाने के लिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस्तेमाल होती है। क्यों इस्तेमाल होती है, उसकी बहुत सारी वजह है। पहली क्या है कि पहली तो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह पे आ जाती है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करती है और उसकी जगह पर आ जाती है, यानी ऑक्सीजन को रिड्यूस करती है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई चीज़ जल रही है तो उसको जलने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है आपका हीट। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं वहीं पे हमारी फायर लगती है, आग लगती है, आग जलती है। तो ऑक्सीजन, फ्यूल आपके कौन कौन से, फ्यूल आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, आपके घरों में जो LPG गैस है वो सारी हो गई। हीट हम लोग आप लोग जानते हैं ऊष्मा। तो जहाँ पर ये 3 चीज़ें होंगी वहीं पर कोई चीज़ जल सकती है। अगर इसमें से ऑक्सीजन निकाल दें, यानी अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ हमारी जल नहीं पाएगी। तो जहाँ पर आग लगी होती है अगर वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दें तो ये ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह पर खुद आ जाती है, जिससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट आग से ख़त्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो आग जल नहीं पाएगी और वहीं पर आपका आग बुझ जाएगी। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको कभी इसको घर पे चेक करना हो कि अगर ऑक्सीजन, जैसे आप क्या करिएगा, एक कैंडल जलाइएगा और उसे शीशे के जार से ढक दीजिएगा तो कुछ देर बाद कैंडल अपने आप बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी, क्योंकि जो आपकी कैंडल है जब आप इसको शीशे के जार से ढक देंगे तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन मौजूद है उस ऑक्सीजन के रहने तक तो ये जलेगी। जब इसके अंदर मौजूद ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये कैंडल आपकी जल नहीं पाएगी, क्योंकि जलने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, उस ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह पे खुद आ जाती है, एक चादर ऐसी बना लेती है जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। दूसरी वजह क्या है, दूसरी वजह है कि ये ठंडी गैस होती है तो हीट को भी कम करती है। तीसरी वजह क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से करंट पास नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। इसलिए जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है वहाँ पर भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, आग बुझाने में करते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका एक फायर एक्सटिंग्विशर है, इसको आपने देखा होगा मॉल्स में, कई जगह पर आपका ये लगा होता है कि कभी आग लग जाए तो इससे फ़ौरन बुझा ली जाए। अब ये कैसे वर्क करता है देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, ये आपका समझ लीजिए ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। और ये आपका क्या है, ये आपका कोई मेटल कार्बोनेट है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे पिन लगी होती है, इस पिन को जब हम खींचते हैं तो ये आपका कांच का एक जार होता है, ये टूट जाता है। जब ये टूटता है तो ये एसिड इस मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। और आपको पता है कि जब एसिड और मेटल कार्बोनेट आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इवॉल्व होती है। तो बस इस तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, वो यहाँ से निकलती है और आग बुझाने के काम में आ जाती है। तो आपने देखा कि जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी उसका प्रैक्टिकल यूज भी है, कि ये आपने पढ़ा था कि एसिड की मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आप ये रिएक्शन करवा करके भी फायर एक्सटिंग्विशर बना सकते हैं, अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाली चीज बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ध्यान से पढ़िएगा। Why do HCl, HNO3, hydrochloric acid and nitric acid show acidic character in aqueous solution, while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें, नाइट्रिक एसिड लें, सल्फ्यूरिक एसिड लें और उनका एक्वा सोल्यूशन लें, एक्वा सोल्यूशन मतलब इनका पानी में घोल लीजिए, वाटर सोल्यूशन लीजिए, तो ये कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है, आपको पता है ये एसिड है। लेकिन अगर आप अल्कोहल और ग्लूकोज लें, अल्कोहल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, और ग्लूकोज का होता है C6H12O6। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है, हाइड्रोजन इसके पास भी है। लेकिन इनका कहने का मकसद ये कि ये तो एक्वा सॉल्यूशन में एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन इन्हें पानी में घोलने पर ये एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, ये एसिड की तरह काम नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये इन्होंने पूछा है। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को पानी में घोलते हैं, एक्वा सॉल्यूशन इनका लेते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, दे गिव्स अस H+ आयन। लेकिन जब हम अल्कोहल और ग्लूकोज इनको अगर हम क्या करते हैं, पानी में घोलते हैं, इनका एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, तो ये H+ आयन नहीं देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एसिड की तरह वर्क नहीं करते। आपको पहले बताया था कि सारे के सारे एसिड का एक्वा सॉल्यूशन यानी उनको पानी में घोलने पर वो H+ आयन देते हैं। बात समझ आपकी आ गई होगी कि ग्लूकोज और अल्कोहल क्यों नहीं है एसिडिक, क्योंकि ग्लूकोज और अल्कोहल पानी में घोलने पर H+ आयन नहीं देते हैं। अब आ जाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई एसिड लें, ये मैंने एसिड लिया और इसको पानी में घोल दिया, यानी ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अम्ल का जलीय विलयन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब इसके अंदर से करंट पास हो जाती है। तो ऐसा क्यों है, ये इन्होंने पूछा है। इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करती है, करंट कब पास होती है। वो आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि अगर करंट को आपकी पास होना है, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका चार्ज मूव होना चाहिए। चार्ज मतलब पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए। अगर आपका चार्ज एक जगह से चल के दूसरी जगह चला गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, कंडक्ट हो जाएगी। और अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, तो वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो आप समझ में आगे बात, जिसके पास चार्ज होगा और वो चार्ज एक जगह से जाकर के दूसरी जगह चला जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अपने एसिड की तरफ। जब हम एसिड को, जैसे हमने HCl लिया, और जब इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं, पानी में घोलते हैं, तो आपको पता है क्या मिलता है, H+ और Cl-। ठीक है, यानी आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है,
दोनों चार्ज हैं और ये चार्ज जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। यानी जब भी आप कोई एसिड लेंगे, उसे पानी में घोलेंगे तो वहाँ पर ये अपने आयंस में टूटेगा, आयन के ऊपर चार्ज होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। बस यही वजह है। ठीक है, तो अगर ये सवाल आता है तो आप क्या लिखेंगे कि आयंस जो आपके एसिड हैं, इनका जो एक्वा सॉल्यूशन होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहे हैं व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ऐसा क्यों है कि जो आपकी शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ड्राई सूखी, ये आपके ड्राई लिटमस पेपर, शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती। ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि जो एसिड हैं, जो अम्ल हैं, वो उनके एक्वस सॉल्यूशन ही एसिडिक नेचर शो करते हैं। यानी जो आपके अम्ल हैं, उनके जली विलयन ही अम्ल के गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर आप उनका एक्वा सॉल्यूशन नहीं लेंगे तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। वजह क्या है कि जब आप किसी एसिड को पानी में घोलते हैं तो आपको क्या मिलता है, H+ आयन। क्या मिलता है, H+ आयन। और ये जो आपके आयंस हैं, यही आपके कलर चेंज करने की वजह है। जब हम आपका ड्राई HCl गैस लेते हैं और ड्राई लिटमस पेपर लेते हैं तो उनके पास ये आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है। लिटमस पेपर कब कलर चेंज करेगा, जब उसको ये आयंस प्रेजेंट होंगे, मौजूद होंगे। और ये कब मौजूद होते हैं, जब हम इनका एक्वा सॉल्यूशन लें, जब वहाँ पर पानी मौजूद हो। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? ये कह रहे हैं कि आपका आश्वित जल, डिजिटल्ड वाटर, विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है जबकि वर्षा के जल में होता है। यहाँ बेसिक सवाल ये है कि अगर आप डिजिटल्ड वाटर लें, आश्वित जल लें, ये कौन सा होता है, ये सबसे प्योर फॉर्म है वाटर की। यानी इस वाटर में कोई भी इम्प्योरिटी, कोई और फालतू चीज़ नहीं होती सिवाय पानी की। यानी इसमें ना तो कोई साल्ट मिक्स होगा, ना ही आपका कोई भी साल्ट मिक्स होगा, ना ही आपका कोई भी और इम्प्योरिटी इसके अंदर होगी। ऐसे वाटर को बोलते हैं हम लोग डिजिटल्ड वाटर। रेन वाटर क्या होता है, यानी जो आपका वर्षा का जल है, पानी जो बरसता है वो वाला, उसके अंदर एसिड भी मिक्स हो जाते हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो आपका प्योर वाटर नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो आपका आश्वित जल है, डिजिटल्ड वाटर है, उसके अंदर करंट फ्लो नहीं होती, उससे करंट नहीं लगता है, और जो पानी बरसने वाला है उसी में करंट लगता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डिजिटल्ड वाटर है उसके अंदर आपके आयंस नहीं होते, कोई पॉजिटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। और जब ये ऐसे चार्ज नहीं होंगे तो करंट पास नहीं होगी, इसीलिए आपके डिजिटल्ड वाटर में नहीं होता है। जबकि रेन वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिनकी वजह से उनके पास कोई ना कोई आयन भी आ जाता है, और आयन आने से वहाँ पे चार्ज आ जाता है, और चार्ज जहाँ पे आता है वहीं पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो ये वजह यहाँ पर है। आप चाहें तो इन क्वेश्चन के आंसर को नोट करते चलें, वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को नोट करते चलें। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट वाटर टू द एसिड। ये भी मैंने आपको बताया था। क्या कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, तनु कर रहे होते हैं, तब हम लोग हमेशा वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं हम लोग, वाटर में एसिड मिलाते हैं, एसिड में वाटर नहीं मिलाते। जैसे ये आपके दो बीकर हैं, इनको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके दो बीकर हैं,
ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर आपका एसिड है। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि वाटर में एसिड ऐड करते हैं, कभी वाटर को उठा के एसिड में नहीं ऐड करते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे वजह यह है कि जब आप वाटर और एसिड को मिक्स करते हैं तो ये आपस में रिएक्शन करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक है। कैसी है? हाईलो एक्सोथर्मिक, बहुत ज़्यादा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्मा छिपी, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। और ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप वाटर के अंदर एसिड ऐड करेंगे तो ये इस हीट की वजह से हो सकता है कि कुछ एसिड निकल करके छलक के आपके हाथों पे गिर पड़े और वहीं पर से आपके हाथ जल जाए, या जहाँ पे गिरेगा वहीं पर आपके जल जाएंगे। लेकिन जब हम वाटर में एसिड डालते हैं तो ये हीट कम निकलती, जितना ज़्यादा एसिड होगा उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी। तो जब हम एसिड इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे तो थोड़ा सा एसिड आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट जो डेवलप होगी वो कैसी होगी? बहुत थोड़ी होगी, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दिया, वाटर में एसिड किया, तो वहाँ पे एसिड कैसा है? बहुत ज़्यादा है। जैसे ही वाटर इसके अंदर जाएगा बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगी और ये एसिड छलक के आपके ऊपर गिर सकता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बस यही कहानी है इसकी कि हम लोग वाटर में एसिड ऐड करते हैं, एसिड में वाटर नहीं ऐड करते हैं जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तनु करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है? व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन? आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत आसान है कि ये कह रहे हैं H+ आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्या मतलब है इसका? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। अगर H+ आयन, आपने कोई सोल्यूशन लिया, सोल्यूशन मतलब उसके अंदर 2-3 चीज़ें मिक्स हैं, तो अगर किसी सोल्यूशन के अंदर H+ आयन बहुत ज़्यादा है तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा है। अगर H+ आयन उसके अंदर कम है तो हम कहेंगे कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 पार्ट में आंसर दिया है। पहला क्या है? हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन डिसाइजेस द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही आसान बात है। H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है यही डिसाइड करता है कि जो भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, वो एसिड है या फिर बेस है। अगर H+ आयन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। तो अगर H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो बात समझ में आपके आ गई ये वाली बात कि क्या डिपेंड करता है। अब कह रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन में भी 2 टाइप्स। अब जो सॉल्यूशन का नेचर है वो भी 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, और दूसरा आपका होता है एसिडिक और बेसिक। तो पहले बात कर लेते हैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट के बारे में। कब किसी सॉल्यूशन को हम कंसंट्रेटेड कहेंगे और कब किसी सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड कहेंगे, ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? H+ आयन के ऊपर। ये कह रहे हैं अ कंसंट्रेटेड एसिड सॉल्यूशन हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जैसे आपने 2 सॉल्यूशन ले लिए, एक ये है और दूसरा ये है। इस वाले सॉल्यूशन में H+ आयन ज़्यादा है और इस वाले सॉल्यूशन में H+ आयन कम है। ये लेस है और यहाँ पर ज़्यादा है, मोर। तो ये जो सॉल्यूशन है ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड। क्या कहलाएगा ये? कंसंट्रेटेड, सांद्र। और ये कैसा कहलाएगा? डाइल्यूट, तनु। ठीक है, तो जहां पर H+ आयन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा,
और जहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो हमारा डाइल्यूट एसिड होगा, डाइल्यूट कंसंट्रेशन वहां पर होगा। तो ये बात समझ में आ गई। तो आपके जो एसिड होते हैं वो भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक होते हैं कंसंट्रेटेड और दूसरे होते हैं डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहेंगे? जहां पर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा H+ आयन होंगे, वो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है। और जहां पर H+ आयन का कंसंट्रेशन कम होगा वो हमारा डाइल्यूट एसिड होगा। अब आते हैं एसिडिक और बेसिक। ये भी हम किस पे डिपेंड करता है कि कोई सोल्यूशन आपका एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। ये भी आपका हाइड्रोजन आयन, H+ आयन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है आपको बताते हैं। ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर H+ आयन, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है और OH- आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन आपके कैसे हैं? कम है। ठीक। और ये दूसरा सोल्यूशन है, इसमें क्या है? H+ आयन कम है और OH- हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा है। तो ये जो सोल्यूशन है आपका, ये आपका एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, और ये जो सोल्यूशन है आपका, ये आपका बेसिक होगा। तो आपकी बात समझ में आई। अगर किसी भी सोल्यूशन में H+ आयन आपके ज़्यादा है और OH- आयन कम है तो वो एसिडिक इन नेचर होगा, और अगर किसी सोल्यूशन में H+ आयन कम है और OH- आयन ज़्यादा है तो वो आपका बेसिक होगा। तो आपकी बात समझ में आ गई। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि क्या जो बेस होते हैं, जो आपके क्षार होते हैं, क्या उनके अंदर H+ आयन होता है? तो आप देख रहे हैं हाँ होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो ये पूछा अगला सवाल, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं? आपने पढ़ रखा है कि H+ आयन किस में होते हैं? एसिड में होते हैं। और यहाँ क्या पूछा है? डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयन? क्या बेस में भी H+ आयन होते हैं? और हाँ तो क्यों होते हैं? इफ यस देन व्हाई? तो आपने क्या पढ़ रखा था? आपने पढ़ रखा था जो एसिड है उनमें H+ आयन और जो बेस है उसमें OH- आयन। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। जो आपके बेस होते हैं उसमें भी आपके H+ आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, लेकिन वहाँ पर कम होते हैं। वहाँ पे ज़्यादा कौन होता है? OH- आयन। तो अगर आपका बेस है तो ऐसा नहीं है कि उसमें H+ आयन नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, उसमें भी हाइड्रोजन आयन हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? OH- आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। आइए आ जाते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 11th क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एगशेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स। कहने का मतलब ये कि क्रश्ड एगशेल्स, क्रश्ड एगशेल का मतलब क्या है कि आपने अंडा लिया, अंडे का छिलका जो होता है उसको कूट लिया। अंडे का देखा आपने? अंडे का छिलका, उसको क्या करा इन्होंने? कूट लिया और उसकी रिएक्शन करवाई किसी चीज से, और उस रिएक्शन में एक गैस निकली। आपने क्या लिया? एग शेल लिया, उसकी रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पे क्या हुआ? एक गैस निकली। यहां से क्या निकला? एक गैस निकली। और वो गैस क्या करती है? लाइम वाटर मिल्की, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये किसकी खासियत है? लाइम वाटर को मिल्की कौन सी गैस करती है? तो आपको पता है कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 एक ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सोचिए, आपका जो एगशेल होता है ये क्या होता है? ये आपका एल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, और इसकी रिएक्शन आप किसी चीज से करवा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। तो आपको याद होगा ये क्या है? आपका मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम किससे करवाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले? तो आपको पता है कि मेटल कार्बोनेट की अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका एसिड आएगा। तो इनमें से देखिए कौन सा एसिड है? क्या NaCl एसिड है? नहीं है। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? बिल्कुल है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी दोनों कोई भी एसिड नहीं है। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए था? दो चीजें। पहला क्या कि जो आपका क्रस्ट एग शेल है
इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। दूसरा आपको पता होना चाहिए था कि इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई है, यही तो हमसे पूछा था। और उसने क्या कहा है कि यहाँ पर रिएक्शन करवाने के बाद जो गैस निकलती है वो क्या करती है, लाइम वाटर मिल्की। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि लाइम वाटर को मिल्की कौन करता है, चूने पानी को दूधिया कौन करता है, CO2। जहाँ आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देंगी आप फौरन पहचान लेंगे ये मेटल कार्बोनेट है। इसकी रिएक्शन किससे करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले, तो यहाँ पे एसिड होना चाहिए। एसिड कौन सा होगा, इनमें से जो सा एसिड था उस पर हमने निशान लगा दिया। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस, थोड़ी सी नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी इन सवाल लगाने के लिए, सवाल बहुत अच्छे हैं ये। आइए चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सवाल पढ़ लेते हैं। कह रहा है राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका सवाल है और ये मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। ये आपको पढ़ना है और इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड इक्वेशन और एक आपकी केमिकल इक्वेशन दोनों लिख देनी है। वर्ड इक्वेशन ये रही, केमिकल इक्वेशन मैं भी लिखूंगा। क्या कह रहे हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुअल। आपको वो रिएक्शन लिखनी है जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, किससे, जिंक ग्रेनुअल से। तो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला H2SO4, किससे करवा रहे हैं, जिंक से। क्या बनेगा आपको पता है, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगी तो H2, ये H2 आपका निकल गया, क्या बचा, Zn और SO4, तो जिंक सल्फेट। ये वर्ड इक्वेशन और ये आपकी केमिकल इक्वेशन। फिर आता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम रिबन। तो आपकी किसी करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मैग्नीशियम से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HCl, मैग्नीशियम का Mg। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस तो बनेगी, ठीक है। तो अब आपका HCl, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो बचा वो हमारा यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या बचा, एक तो बचा Mg, दूसरा क्या बचा, क्लोरीन के 2 Cl2। तो ये आपके हो गए, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, अपने आप करिएगा। अगर ना लगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये होमवर्क है। अब ये कह रहा है, हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज C2H5OH C6H12O6 also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. तो इन्होंने कहा है कि आपके 2 कंपाउंड के नाम लिए इन्होंने, एक का नाम क्या बताया, अल्कोहल, दूसरे का नाम क्या बताया, ग्लूकोज। कह रहे हैं इनके अंदर भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन हम लोग इनको एसिड की तरह यूज नहीं करते। तो हम इनको एसिड क्यों नहीं यूज करते हैं, एसिड की तरह इनको एसिड क्यों नहीं माना गया, वजह बतानी है। और इन्होंने कहा है कि इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करके दिखानी है, एक एक्सपेरिमेंट करवाना है। तो मैं आपको वजह बता देता हूँ। वजह मैंने इससे पहले ही बताई थी कि आपका जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है, इनको अगर हम पानी में घोलेंगे तो ये H+ आयन नहीं देते, इसीलिए हम लोग इनको एसिड नहीं मानते। हम एसिड किसको मानेंगे, जिसको हम एक्वा सॉल्यूशन लें, जिसको हम पानी में घोलें और वो H+ आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन दे दे, तो फौरन हम कह देंगे कि ये हमारा एसिड है। और जो पानी में घोलने पर जिनका एक्वा सॉल्यूशन H+ आयन नहीं देता है वो हमारा एसिड नहीं होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, इनके एक्वा सॉल्यूशन इनको पानी में घोलने पर ये H+ आयन नहीं देते हैं, इसीलिए ये एसिड नहीं है। अब इन्होंने कहा कि ये बात तो आपने बता दी, इसको आप एक एक्टिविटी से प्रूव भी करके दिखाइए। तो एक्टिविटी से प्रूव कैसे करेंगे, देखिए जिसके पास भी H+ आयन होगा उसके अंदर से करंट पास हो जाएगी, उसके अंदर से क्या होगा, करंट पास हो जाएगी, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यहाँ पर हमने एक आपका बीकर ले लिया और इसमें यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया।
ये बैटरी लगा दी, ये स्विच लगा दिया, ये सब आपका लगा रखा है हमने, ठीक है। और ये पूरा सर्किट आपका बना दिया, ठीक। अब अगर एसिड होगा तो उसके पास क्या होगा, H+ आयन होगा, और जिसके पास H+ आयन होगा उसके अंदर से करंट पास हो जाएगी और बल्ब आपका जल जाएगा। और जिसके पास H+ आयन नहीं होगा उसके अंदर से करंट पास नहीं होगी और बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो अगर हम यहाँ पर एसिड लेते हैं HCl तो क्या होगा, तो ये बल्ब आपका जलेगा बढ़िया से, क्योंकि एसिड के अंदर क्या होगा, आपका H+ आयन होगा। हमने बताया जिसके अंदर H+ आयन है, जिसके अंदर आयन है वो आपका क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अल्कोहल का एक सोल्यूशन लिया, अल्कोहल को पानी में घोला और यहाँ पे डाल दिया। फिर हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया, बल्ब हमारा नहीं जला। मतलब क्या है कि अल्कोहल का जो एक्वा सोल्यूशन है उसमें H+ आयन नहीं है, इसीलिए ये आपका बल्ब नहीं जला, यानी इसने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करी। इसी तरीके से हम अपना ग्लूकोज लेंगे, ग्लूकोज को भी इसके अंदर डालेंगे, ग्लूकोज को पानी में घोल लेंगे और इस पर डालेंगे, स्विच ऑन करेंगे, बल्ब हमारा नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि इसने भी H+ आयन नहीं दिया। तो ये हमने कैसे चेक किया कि ये H+ आयन देते हैं नहीं देते हैं, भाई पानी के अंदर में दिखाई तो देता नहीं है। आपने एसिड लिया, पानी के अंदर घोल दिया, क्या आपको उसमें H+ आयन दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो हमने कैसे पता किया कि इसमें H+ आयन नहीं है, इसको पानी में घोलने पर तो पता नहीं चल रहा था, हमने यहाँ पे रखा। हमें पता है कि अगर इसके अंदर H+ आयन होता तो इसके अंदर से करंट पास होती और बल्ब जलता। बल्ब नहीं जला, मतलब इसके पानी में घोलने पर इसने H+ आयन नहीं दिया। सेम कंडीशन इसके साथ हुई, इसीलिए ये दोनों हमारे एसिड नहीं है। हमने एक्टिविटी से भी करके दिखा दिया। आई होप गाइज आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जिन क्वेश्चन में डाउट है उनके नंबर आप नीचे लिख सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को दोबारा वीडियो बनाकर और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।